हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लिए पढ़ाऊंगा स्टील। स्टील में आपका एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन में आप क्या पढ़ोगे, हम आपको बता दें। आपका कोई आप स्ट्रक्चरल मेंबर बना हुआ है, मान लिया जाए ये आपका कोई कॉलम है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपका किस किस का बना हो सकता है? ये आपका लकड़ी का बना हो सकता है, या मशीनरी का बना हो सकता है, या सीमेंट कंक्रीट का बना हो सकता है, या स्टील का बना हो सकता है। तो जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, जब सेम क्रॉस सेक्शन आपका एरिया हो, तो उसमें आपका टिम्बर, कंक्रीट, स्टील या चिनाई और भी आपके मटेरियल हो सकते हैं। आपका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, इसमें आपका स्टील के मटेरियल के द्वारा जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हमारा जो स्टील बना हुआ है वो कैसे बनता है। सबसे पहले आपका आता है पिग आयरन। पिग आयरन आपका क्या है? आपने किसी माइन से निकाला हुआ वो लोहा एस्क है, उसे आप पिग आयरन बोलते हो। अब पिग आयरन को आप इसका शुद्धिकरण करोगे तो वो आपका बनता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का जब आप शुद्धिकरण करोगे तो आपका वो बनता है रॉट आयरन। पिग आयरन ये आपका माइन से खोदा हुआ आयरन है, जो माइन से आपने निकाला है आयस को, उसे आपको पिग आयरन बोलोगे। पिग आयरन से जो आपका बनेगा कास्ट आयरन। जब कास्ट आयरन के बाद आपका जो बनता है रॉट आयरन, सबसे ज़्यादा शुद्ध आपका रॉट आयरन होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन की आप बात करोगे तो कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन 2 से 4% होता है, और रॉट आयरन की परसेंटेज ऑफ कार्बन की आप जब बात करोगे तो इसमें 0.15% परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। जो हमारा जो स्टील बना हुआ होता है उसमें जो आपके जो आयरन है, इसमें और आपके इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद जो बनता है आपका मिक्स एलॉय, वो आपका स्टील है। अब स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन की आप बात करोगे तो इसमें आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन 1.5% तक हो सकता है। अब बात करोगे जैसे माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील के केस में आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.15 से 0.3% तक कार्बन होता है। माइल्ड स्टील का यूज आप रोलेड स्टील सेक्शन बनाने में आप करते हो। अब बात करें हम इसकी स्टील की प्रॉपर्टीज की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो आप उसमें देखोगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका डेंसिटी हो गया, रेखीय प्रसार गुणांक आ जाता है, आपका यंग मॉडुलस स्टील का कितना है, आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्टील का कितना है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ आपका 1 मीटर क्यूब आपका स्टील है तो उसका वेट 7850 किलोग्राम होगा। अब बात करो इसमें रेखीय प्रसार गुणांक की, आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है?
आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पर उसमें आपका स्ट्रेन कितना हो जा रहा है। जो आप स्टील है उसमें जो स्ट्रेन होता है आपका 1.2 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर जब वेरी होगा तो उसमें जो उसकी लंबाई में पर मीटर लंबाई में जो वेरिएशन होगा वो आपका इतना होगा। अब बात करते हैं आपसे यंग मॉडुलस की। इसका यंग मॉडुलस ई जो होता है आपका 2.1 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात करोगे आपका इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है। इसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की आप बात करोगे तो इसका जो वेरिएशन होता है 0.84 10 की पावर 5 से लेकर के 0.98 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप इसमें आगे अगर इसकी बात करोगे तो आपका स्टील का ग्रेड कितने प्रकार का होता है। स्टील बेसिकली आपकी 3 ग्रेड की होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। जो आपका ए ग्रेड होता है उसको आप दिखाते हो Fe 410 WA। जो आपका ग्रेड बी होता है उसे आप दिखाते हो Fe 410 WB। आपका ग्रेड सी होता है उसको दिखाओगे आप Fe 410 WC। आपके जो ग्रेड है ये आपके वेरी करते हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है या फॉस्फेरस की मात्रा कितनी है। अब आप बात करो जैसे Fe 410 WA में परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका 0.23% होता है, तो इसमें आपका 0.22% होता है और इसमें आपका 0.20% होता है। ऐसे ही आपके जो फॉस्फोरस है इनका भी वेरिएशन होता है। अब बात करोगे इसकी कि इसमें जो आपका स्ट्रेस कैसे आते हैं ग्रेड के अकॉर्डिंग। आपका ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है। इसको आप बताया था Fe 410 WA, Fe 410 WB, Fe 410 WC। अब हम इसमें बात करें आपसे तनन सामर्थ्य की। आपकी तनन सामर्थ्य न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो इस ग्रेड की आपकी तनन सामर्थ्य जो होगी वो 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका भी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका भी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आपसे यील्ड स्ट्रेस की। आपका यील्ड स्ट्रेस डिपेंड करता है उसके आपका जो स्टील बना हुआ है वो कितने डाया का है। आपका स्टील अगर मान लीजिए आपका 20 mm डाया से कम है तो आपके यील्ड स्ट्रेस का मान 250 होगा। यदि आपका डाया 20 mm से कम है तो यील्ड स्ट्रेस का मान ग्रेड ए के लिए
250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड बी की आप देखोगे तो इसका भी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड सी का भी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि आपका डाया 20 mm से 40 mm के बीच है तो आप इसका यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका भी 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसका भी 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि आपका डाया 40 mm से ज़्यादा है तो आप इसका जो यील्ड स्ट्रेस है, आपका यील्ड स्ट्रेस 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपके यील्ड स्ट्रेस के आधार पर आपका परमिसिबल स्ट्रेस डिफाइन करा जाता है। परमिसिबल स्ट्रेस आपका एक्सियल जोन में आपका यानी डायरेक्ट आपका एक्सियल टेंशन है तो आपका उसमें परमिसिबल यील्ड स्ट्रेस कितना होगा या कंप्रेसिव में यील्ड स्ट्रेस आपका कितना होगा, वो आपकी वैल्यू डिपेंड करती है यील्ड स्ट्रेस पर। अब परमिसिबल स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो आप इसमें देखोगे जो आपका मेंबर है अगर उस पर एक्सियल टेंशन हो रहा है तो उस केस में आपका परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 0.6 Fy होगी। आप इसे लिख सकते हो 0.6। यदि Fy की वैल्यू आपकी 250 है तो इसकी वैल्यू 150 आ जाएगी। Fy आपका क्या है, Fy आपका यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस है। अब बात करोगे आप एक्सियल कंप्रेशन की तो आपका एक्सियल कंप्रेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्लेंडरनेस रेशियो पर। आपका स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी। जैसे जैसे आपका स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाता है उसी प्रकार इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है आपकी वैल्यू कम होती जाती है। ये आपकी जो वैल्यू है आपका स्टेट टेबल में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो सेक्शन मेंबर है हमारा उसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या है। स्लेंडरनेस रेशियो आपका डिपेंड करता है उस मेंबर की इफेक्टिव लेंथ और उसका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। एल इफेक्टिव मिनिमम ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, इनका जो अनुपात होता है वो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है। अब बात करते हैं आपसे बेंडिंग के केस में। जब आप बेंडिंग के केस में जब आप बात करते हो तो इसका जो परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है 0.66 Fy होती है। आप इसे लिख सकते हो यदि Fy की वैल्यू आपकी 250 है तो ये आपका वैल्यू 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात करते हैं हम आपसे बेयरिंग की। बेयरिंग के केस में इसका परमिसिबल वैल्यू जो होता है 0.7 Fy।
अब एक्सियल टेंशन जो है आपका, आप समझ सकते हो, यदि आपका ये कोई मेंबर है और आप पर इस मेंबर पर कुछ इस तरह से फोर्स लगा हुआ है तो ये आपका एक्सियल टेंशन है। यही आपका कोई एक मेंबर है, यदि इस पर फोर्स या लोड इस तरह से लगा हुआ है तो ये आपका एक्सियल कंप्रेशन हो जाएगा। आप बात करोगे बेंडिंग की, तो बेंडिंग के केस में ये आपका कोई मेंबर है, इसके ऊपर जब ये लोड इस तरह से आ रहा है तो आपका जो मेंबर है ये बेंड हो जाएगा। तो इसके बेंड होने के कारण जो आपकी इसमें स्ट्रेस जनरेट होंगी वो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस होंगी। अब बात करें आपकी बेयरिंग स्ट्रेस, तो बेयरिंग स्ट्रेस को आप समझ सकते हो, ये आपका कोई कॉलम है, इस कॉलम पर लोड आ रहा है, कॉलम जो आपका रखा हुआ है वो नीचे आपका एक प्लेट लगा हुआ है, इसे आप बियरिंग प्लेट बोलते हो। इस प्लेट में कॉलम के लोड के आने के कारण जो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं वो आपकी बियरिंग स्ट्रेस होगी। और आपकी एक वैल्यू होती है शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस में आपका एक एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है, एक आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस में आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, इसकी जो आपकी वैल्यू होती है 0.45 FY। एक आपका होता है एवरेज शेयर स्ट्रेस, इसकी जो वैल्यू होती है 0.4 FY। अब आप शेयर स्ट्रेस को समझोगे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए आपका ये लौकी है और लौकी पर अगर आप ऐसे लोड मारोगे तो यहाँ से कट के बाहर निकल जाएगी। जो आपका ये लोड है इसको शेयर कर दे रहा है, जो इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होंगी वो आपकी शेयर स्ट्रेस होंगी। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। हम अगले आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे हमारे स्टील के सेक्शन कौन कौन से हमारे स्टील के सेक्शन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको कनेक्शन कैसे किया जाता है। बने रहिए DY एकेडमी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें DY एकेडमी पर।